नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञान सागर के जीके जीएस में। दोस्तों, मैं आज ये भूगोल का ये नवा वीडियो है, भाग 9 है। इसमें आज मैं बात करूंगा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा? आज हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करेंगे। प्रायद्वीपीय भूभाग के अंदर के जितने सारे फैक्ट आते हैं हम उनके बारे में आज बात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने क्या बात किया था? इसके पिछले वीडियो में मैंने बात किया था उत्तर भारत का मैदान, यानी उत्तर भारत का मैदान में क्या क्या होता है, ये भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, इन सभी के बारे में चर्चा कर दिया था कि इन सब में क्या घटनाएं घटती है। उत्तर भारत में विशाल मैदान के बारे में चर्चा कर दिया था। इससे पहले मैं क्या हिमालय के बारे में बताया था कि हिमालय में क्या क्या होता है, हिमालय के कितने भागों में बांटा गया है ना। महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन सभी में दर्रे पाए जाते हैं कुछ राज्यों में, उनके बारे में बात कर लिया था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकलने वाला है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार, है ना। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अगर बात करें तो यह किसका हिस्सा है ना। सबसे पहले बात करें कि हिस्सा के पहले कि प्रायद्वीप कहते किसे हैं, यह होना चाहिए सबसे पहले सवाल कि यहाँ पे प्रायद्वीप कहते किसे हैं। तो प्रायद्वीप कहते हैं जो 3 ओर जल से घिरा हो और एक भाग स्थल से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। यानी प्रायद्वीप किसे कहते हैं? 3 भाग जल से घिरा हो, 3। तो उम्मीद है आप प्रायद्वीप समझ रहे होंगे कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है। 3 भाग जल से घिरा होता है और एक भाग स्थल से घिरा होता है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, है ना। और प्रायद्वीप तो भारत के पश्चिम में, प्रायद्वीप के पश्चिम में क्या है? अरब सागर है, ये वाला अरब सागर हो गया। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है ना। प्रायद्वीप के पश्चिम में पूछा जाएगा तो अरब सागर, भारत के प्रायद्वीप के पश्चिम में अरब सागर, इसको बोल सकते हैं पश्चिमी घाट पर्वत भी बोल सकते हैं। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी या कोरोमंडल तट भी बोल सकते हैं। आपके ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होना चाहिए। और दक्षिण में बात करें तो कन्याकुमारी, या सीधे बोल सकते हैं इसको हम हिंद महासागर। इस तरह से प्रायद्वीप से क्वेश्चन आता है। अब बात करें तो प्रायद्वीप की, तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप का देश किसे कहा जाता है? तो यूरोप महादेश को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। और भारत में बात करें तो भारत में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? द्वीप होता है, द्वीप और प्रायद्वीप में अंतर है। द्वीप होता है कि 3 भाग से घिरा होता है, लेकिन प्रायद्वीप 3 भाग से घिरा होता है, लेकिन द्वीप क्या होता है? द्वीप ये चारों तरफ से घिरा होता है और बीच में एक टापू बना रहता है, तो इसको हम द्वीप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? द्वीप। तो भारत का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ये अपना असम में है, माजुली द्वीप कहाँ है? अपना भारत में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? माजुली। और सबसे छोटा द्वीप भी है कौन? वो भी असम में ही है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है उमानंदा। क्या नाम है? उमानंदा नाम है। तो भारत से क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे बड़ा द्वीप और सबसे बड़ा छोटा द्वीप कौन है? तो अपना भारत है, जो विश्व का सबसे बड़ा है। किसका है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और विश्व का सबसे छोटा द्वीप भी कहाँ है? असम में है। सबसे बड़ा द्वीप माजुली, बहुत बार पूछा जा चुका है, माजुली और उमानंदा दोनों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अगर बात करते हैं तो द्वीप समूह, बहुत सारे द्वीप समूह हैं। जैसे भारत में बात करें तो भारत के बगल में लक्षद्वीप, ये द्वीपों का समूह है, यह 36 द्वीपों का समूह है। ये 36 द्वीपों का समूह है। और अंडमान निकोबार में भी 2 द्वीप समूह है। इसमें क्या है? इसमें 24 द्वीपों का समूह है। तो अगर बात करें, क्वेश्चन यहीं से घुमा देगा कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश में है, तो इसको बोल सकते हैं इंडोनेशिया। और ग्रीनलैंड का दोनों से नाम पूछा जाता है
कि ग्रीनलैंड और इंडोनेशिया से कि सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश कौन है। तो सबसे बड़ा आता है ग्रीनलैंड और दूसरा आता है इंडोनेशिया का। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड और दूसरा आता है इंडोनेशिया का द्वीप समूह में। तो उम्मीद है यहाँ से क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कि द्वीपों से कैसे क्वेश्चन बनता है और प्रायद्वीपीय भारत के किसे कहते हैं। तो फिर यहाँ से पॉइंट बनता है कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है उसका क्षेत्रफल कितना है, यानी इसका कभी कभी क्षेत्रफल पूछ देता है कि इसका क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल होता है 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 16 लाख किलोमीटर। और फिर बात करें तो इसमें प्रायद्वीपीय के पठार में क्या होता है, कई पर्वत श्रेणियाँ पाए जाते हैं। क्या है? कई पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं। जैसे में अरावली पर्वत कहाँ है? यह राजस्थान में है। ये रहा अरावली पर्वत। फिर आता है विंध्याचल पर्वत, फिर आता है सतपुड़ा पर्वत, फिर आता है पश्चिमी घाट पर्वत, फिर आता है कोरोमंडल तट का पर्वत। तो इन सभी पर्वतों के हम बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अरावली पर्वत से, है ना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रायद्वीपों का में सबसे पहले बात करते हैं हम अरावली पर्वत। तो ये रहा अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत के बारे में अगर बात करें हम, तो अरावली पर्वत इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले बात तो कि यह पूर्ण रूप से राजस्थान है, लेकिन यह केवल राजस्थान में नहीं है, ये अन्य राज्यों में भी फैला हुआ है। किन किन राज्यों में फैला है? ये गुजरात। तो गुजरात किस में है? गुजरात। और गुजरात के कहाँ से शुरू होता है? अहमदाबाद के पालनपुर। अहमदाबाद के पालनपुर से शुरू होकर के अहमदाबाद के पालनपुर गुजरात में है, और गुजरात से शुरू होकर के राजस्थान होते हुए, ये राजस्थान का एरिया है, राजस्थान होते हुए और ये दिल्ली तक पहुंच चुका है। कहाँ तक? दिल्ली तक पहुंच चुका है। और इसी अरावली पर्वत के श्रेणी के हिस्सा पर ही राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट बनाया गया है। किसका हिस्सा है? अरावली पर्वत। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति भवन जो है अपने भारत में और इंडिया गेट जो है वो किस पहाड़ी का हिस्सा है। तो ये अरावली पर्वत पहाड़ी का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? अरावली पहाड़ी का ही हिस्सा है। तो अरावली पर्वत का आप ये समझ पाए होंगे कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ है। तो शुरुआत हुआ है गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट से, पालनपुर जिले में। अहमदाबाद से बगल में है पालनपुर, और पालनपुर से ही शुरू होता है और यहाँ से शुरू होते दिल्ली तक आया है, जहाँ पे इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन स्थित है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अरावली पर्वत विश्व का कैसा पर्वत है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा मोड़दार पर्वत है। अरावली पर्वत कैसा है? यह विश्व का सबसे बड़ा मोड़दार पर्वत है। कैसा है? मोड़दार पर्वत है। विश्व का सबसे प्राचीनतम की अगर बात करें तो सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत ही। और यहाँ रायसीना के बारे में मैं बताया कि जो अरावली पर्वत शुरू होकर के राजस्थान से और कहाँ तक आता है? यहाँ तक, दिल्ली तक। लेकिन दिल्ली तक आता है, यहाँ पे इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन है, लेकिन इसका वास्तुकार कौन थे? इन दोनों का, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन दोनों का कभी कभी यहाँ से पूछा जाता है इसका वास्तुकार कौन था। तो इसका वास्तुकार था एडविन लुटियंस। इसका वास्तुकार कौन था? एडविन लुटियंस। तो आप एडविन लुटियंस से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि एडविन लुटियंस ने किसे बनाया। तो राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को ही एडविन लुटियंस ने ही बनाया था। तो यह क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसको हम यहाँ से क्वेश्चन निकाल दिया। फिर यहाँ से पूछना जाता है कि अरावली पर्वत विश्व का कैसा पर्वत है। तो अरावली पर्वत विश्व का प्राचीनतम पर्वत है, और कैसा भी, वो भी मोड़दार एवं वलित पर्वत है। मोड़दार एवं वलित पर्वत है। लेकिन हिमालय कैसा था? हिमालय विश्व का नवीनतम वलित पर्वत था। कैसा था? नवीनतम वलित पर्वत था। लेकिन यह कैसा है? अरावली विश्व का प्राचीनतम मोड़दार वलित पर्वत है। प्राचीनतम कैसा है? मोड़दार पर्वत है, जो वर्तमान समय में कहाँ पे है? जो वर्तमान समय में अहमदाबाद से लेकर के, गुजरात से लेकर के राजस्थान और दिल्ली तक फैला हुआ है। और यहाँ से पूछा जाता है कि यह कैसा पर्वत है? सबसे अवशिष्ट रूप है।
अवशिष्ट रूप से पूछा जाता है कि अरावली पर्वत जो है विश्व का सबसे घर्षित एवं अवशिष्ट पर्वत है ना। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि विश्व का प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत कौन है। तो विश्व का प्राचीनतम अवशिष्ट पर्वत यह अरावली पर्वत का ही नाम आता है। फिर पूछा जाता है कि इस अरावली पर्वत का निर्माण कब से कब हुआ था। तो इस अरावली पर्वत का निर्माण पूर्व कैम्बियम काल में हुआ था, प्री कैम्बियम युग में हुआ था। किसका निर्माण? अरावली पर्वत का निर्माण पूर्व कैम्बियम युग में हुआ था। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है। तो अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीएससी बीपीएससी हो, कोई भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, एग्जाम में अगर सवाल बनता है तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है। तो सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। कौन सा? गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है। तो गुरु शिखर की सर्वोच्च चोटी है क्या? अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है? गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। कभी कभी पूछा जाता है ना। अगर आप अरावली पर्वत पर जाएंगे, राजस्थान में है, बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन आप जाकर घूमने जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार गया था देखा था, यहाँ पे पूरा एकदम अच्छा से लिखा हुआ था कि इसमें कितना कि मीटर ऊंचा है, कितना समुद्र तल से नीचा है। सबसे पहले तो इसको जाने में ही बहुत इतना ऊंचा है, 1722 मीटर की पहाड़ी के गोल गोल ये पहाड़ी है। इस गोल 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 को घूमते घूमते, डायरेक्ट तो चढ़ेगा नहीं गाड़ी, तो यहाँ से गाड़ी गोल गोल घूमते घूमते यहाँ पे आता है। तो इसको चढ़ने में ही 1 घंटा लग जाता है भाई, 4 व्हीलर या बाइक से जाएंगे तो। लेकिन यहाँ पे जाएंगे तो पूछा जाता है, मैं यहाँ बात करता हूँ मुख्य बिंदु पे, कि इसका ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। 1722 मीटर किसका है? यह अरावली पर्वत श्रेणी का गुरु शिखर का ऊंचाई है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अरावली पर्वत पर ही एक क्या है? माउंट आबू पर्वत है। क्या है? माउंट आबू पर्वत है। कहाँ पे है? अरावली पर्वत पर ही माउंट आबू पर्वत है। और माउंट आबू से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। कहाँ है? माउंट आबू पर्वत पर ही। कहाँ है? माउंट आबू पर्वत पर ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। कहाँ है दिलवाड़ा का जैन मंदिर? माउंट आबू या अरावली पर्वत। एग्जाम में बहुत बार आया जा चुका है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपके ऑप्शन के अनुसार रहेगा। माउंट आबू पर्वत है तो माउंट आबू, और अरावली रहेगा तो अरावली। तो मुख्य रूप से माउंट आबू पर्वत पर ही क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, तो आप समझ पाए होंगे कि माउंट आबू पर ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अरावली पर्वत को पश्चिम भारत का जल विभाजक रेखा है, जल विभाजक कहा जाता है। यानी यह क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अरावली पर्वत को भारत का जल विभाजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरावली पर्वत को भारत का जल विभाजक कहा जाता है ना। तो यह रहा अरावली के बारे में मुख्य मुख्य बातें। फिर अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही मैं 3-4 पठार बताया था, पर्वत बताया था। पहला अरावली बताया था, दूसरा विंध्याचल, तीसरा सतपुड़ा है ना, चौथा पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट में ही बहुत सारा है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। तो अरावली पर्वत के बारे में चर्चा तो हो गया। फिर अगर बात करते हैं विंध्याचल पर्वत, तो ये रहा विंध्य पर्वत। कौन सा है? ये विंध्य पर्वत। और विंध्य पर्वत से क्वेश्चन बनता है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका विस्तार गुजरात के उत्तर पूर्व से लेकर के, ये रहा गुजरात, गुजरात के उत्तर पूर्व से लेकर के पूर्व में नर्मदा नदी के सहारे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले तक है। कहाँ तक है? उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जिले तक है। इसका विस्तार है विंध्य पर्वत का। और विंध्य पर्वत से क्वेश्चन बनता है कि विंध्य पर्वत समस्त भारत का जल विभाजक कहा जाता है। विंध्य पर्वत को समस्त भारत का जल विभाजक किसे कहा जाता है? तो विंध्य पर्वत, अर्थात उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत को जल विभाजक। यानी विंध्य पर्वत क्या करता है? भारत के बीचों बीच है। इधर हो गया उत्तर भारत, इधर हो गया दक्षिण भारत। तो इस तरह से विंध्य पर्वत को
क्या कहा जाता है, संपूर्ण रूप से समस्त भारत का विभाजक कहा जाता है। तो विंध्य पर्वत उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत को जल विभाजक के रूप में काम करता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विंध्य पर्वत के उत्तरी ढाल से निकलने वाली नदियाँ अपना जल स्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा एवं सहायक नदी में गिरा देती है। क्या करता है, विंध्य पर्वत से आने वाली जो भी नदियाँ हैं यह क्या करती हैं, जैसे चंबल नदी हो गया, यहाँ से हो गया, इन सभी जो नदियाँ हैं ये क्या करती हैं, पर्वत ढाल के सहारे यह अपना नदी जल कहाँ गिराती है, गंगा नदी में गिरा देती है। लेकिन फिर यहाँ से क्या करता है, यहाँ पे विंध्य पर्वत से क्या है, इस पर्वत का निर्माण फिर पूछा जाता है कि इस पर्वत का निर्माण कहाँ हुआ था, तो निर्माण कैम्बियम युग में हुआ था, जबकि अरावली पर्वत का निर्माण पूर्व कैम्बियम युग में हुआ था, पूर्व कैम्बियम काल में हुआ था, जबकि विंध्य पर्वत का निर्माण हुआ था कैम्बियम युग में। किसमें, कैम्बियम युग में निर्माण किसका हुआ था, विंध्याचल पर्वत या विंध्य पर्वत बोल सकते हैं। फिर अगर बात यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विंध्याचल पर्वत को भारत का दूसरा प्राचीनतम पर्वत कहा जाता है। भारत को विंध्य पर्वत को भारत का दूसरा प्राचीनतम पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूसरा प्राचीनतम पर्वत कहा जाता है। तो यह छोटी छोटी बातें थे विंध्याचल पर्वत के बारे में मैं चर्चा कर दिया। फिर यहाँ से क्वेश्चन निकलता है सतपुड़ा पर्वत, इसके दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा पर्वत, अब इसके बीच में सतपुड़ा और विंध्य के बीच में है नर्मदा नदी, और सतपुड़ा के फिर दक्षिण में क्या है, ताप्ती नदी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इन सभी के बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा से सबसे पहला क्वेश्चन यह निकलता है कि सतपुड़ा जो पर्वत है यह किन दो पर्वतों के बीच में बहती है। तो सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन यह बनता है कि सतपुड़ा पर्वत किन के बीच में स्थित है। तो यह पर्वत क्या है, सतपुड़ा पर्वत जो है इसके उत्तर में नर्मदा नदी है और इसके दक्षिण में ताप्ती नदी है ना, ये ताप्ती नदी। तो सबसे पहले यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है किन दो नदियों के बीच में स्थित है। तो इसका आंसर होना चाहिए कि सतपुड़ा जो पर्वत है वो नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। इसके बीच में नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नर्मदा नदी विंध्य पर्वत एवं सतपुड़ा के पर्वत से भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी किन दो पहाड़ों के बीच से गुजरती है। तो इसके उत्तर में नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और इसके उत्तर में है सतपुड़ा पर्वत। तो नर्मदा नदी क्वेश्चन से आता है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच से होकर प्रवाहित होती है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर कौन सा नदी गुजरती है, नर्मदा नदी गुजरती है। और नर्मदा नदी से यह क्वेश्चन भी बनता है कि पश्चिम में बहने वाली नदी कौन है। तो पश्चिम में बहने वाली नदी कौन है, नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है। तो यहाँ कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है, धूपगढ़ी। सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है। तो इसका सर्वोच्च चोटी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसका सर्वोच्च चोटी कौन है। तो धूपगढ़ी। धूपगढ़ क्या है, धूपगढ़ सर्वोच्च चोटी है, किसका है, सतपुड़ा श्रेणी का है ना, यानी सतपुड़ा पर्वत का सबसे सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, जिसकी कभी कभी ऊंचाई पूछा जाता है। ऊंचाई होता है 1350 मीटर, यानी 1350 मीटर किसका ऊंचाई है, धूपगढ़ी का। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यह जो चोटी है कौन, धूपगढ़, किस पर्वत पे है। तो महादेव पर्वत पे स्थित है। यह सतपुड़ा पर्वत के ऊपर है महादेव पर्वत, और महादेव पर्वत पर ही क्या है, धूपगढ़ी, जो सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। और बात करते हैं इसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी। तो सतपुड़ा की अगर दूसरी सर्वोच्च चोटी बात करें तो ये होता है अमरकंटक। कौन है, अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1036 मीटर, जबकि
धूपगढ़ का कितना था 1350, 1350 धूपगढ़ का, और 1036 मीटर कितना किसका ऊंचाई है अमरकंटक का, जो किस पर्वत पर है, यह मैकाल पर्वत पर है। अमरकंटक किस पर्वत पर है, मैकाल पर्वत पर है ना। अमरकंटक मैकाल पर्वत पर है, जबकि धूपगढ़ है वो महादेव पर्वत पर है। धूपगढ़ किस पर्वत पर है, महादेव पर्वत पर, जबकि अमरकंटक चोटी है मैकाल पर्वत पर। दोनों से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़, वो किस चोटी पर, किस पर्वत पर है, तो महादेव पर्वत पर। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अमरकंटक जो चोटी है वो सतपुड़ा की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। सतपुड़ा पर्वत की दूसरी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है ना, जो किस पर्वत पर है, मैकाल पर्वत पर है। किस पर्वत पर, मैकाल पर्वत पर। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसी अमरकंटक चोटी से क्या होता है, इसी अमरकंटक चोटी से नर्मदा एवं सोन नदियाँ का क्या होता है, उद्गम होता है। किस चोटी से, इसी अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी एवं सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी क्या करता है, नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और अपना जल किस में गिराती है, ये अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। नर्मदा नदी अमरकंटक चोटी से निकलती है और यह अपना जल किस में गिराती है, अरब सागर की में अपना जल गिरा देती है। जबकि सोन नदी है, यह सोन नदी उत्तर भारत की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की, उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी है। कौन, सोन। उत्तर भारत की ओर प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है कौन, सोन। जो कहाँ इसका मिलन स्थल है, यह पटना में गंगा मिल जाती है। यहाँ से पटना में क्या करता है, गंगा में मिल जाती है कौन, सोन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पश्चिम की ओर प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है। तो सबसे पहला आता है सबसे लंबी नदी नर्मदा। दूसरी सबसे लंबी नदी अगर बात करें तो ताप्ती। और प्रायद्वीपीय पठार से उत्तर भारत की ओर प्रवाहित होने वाली नदी एकमात्र नदी है, प्रायद्वीपीय भारत से उत्तर भारत के प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है जो गंगा में मिलती है। जो कहाँ मिलती है, गंगा में मिलती है ना। कहाँ मिलती है, गंगा में, सोन नदी। क्वेश्चन यहाँ से फंसाने वाली बात है कि उत्तर भारत प्रायद्वीपीय पठार से उत्तर भारत की ओर प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी गंगा है। एकमात्र नदी जो सोन है, जो गंगा में मिलती है। लेकिन गंगा का नाम नहीं रहेगा, प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदी जो जमुना में मिलती है तो उसका नाम आएगा चंबल। यहाँ से क्वेश्चन आप समझिए, यहाँ से फंसा सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली वह नदी जो गंगा में मिलती है तो उसका आंसर हो जाएगा सोन। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली वह नदी जो जमुना नदी मिल जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी, है ना। तो चंबल नदी क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत से निकल करके यह भी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन यह सोन गंगा में न मिलकर किस में मिलती है, चंबल नदी में मिल जाती है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ा घाट के निकट नर्मदा नदी के द्वारा क्या है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश में ही जबलपुर में भेड़ा घाट के निकट क्या है, नर्मदा नदी पर ही, किसमें, नर्मदा नदी पर ही क्या है, भेड़ा घाट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया गया है। कभी कभी पूछा जा चुका है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए यह नर्मदा नदी, यहीं पर धुआंधार जलप्रपात है जो कहाँ है, भेड़ा घाट। कभी कभी भेड़ा घाट से जबलपुर में है और जबलपुर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जबलपुर में कहाँ पे है, तो यह भेड़ा घाट में है। तो उम्मीद है आप यह समझ पाए होंगे। फिर हम बात कर लिए किसका बात कर लिए, अरावली पर्वत का बात कर लिए, है ना, और विंध्याचल की बात कर लिए और सतपुड़ा के बारे में बात कर लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पर्वत आता है पश्चिमी घाट पर्वत। कौन सा आता है, हम बात कर लिए इसका, बात कर लिए विंध्य पर्वत के बारे में बात करिए, सतपुड़ा पर्वत के बारे में बात कर लिए,
है ना, और अरावली के बारे में बात कर लिए। अब बात आता है इसका, ये पश्चिम भारत का पश्चिमी घाट या भ्रंश कगार इसको बोल सकते हैं, तो हम इसको बोलेंगे भ्रंश कगार, पश्चिमी घाट, है ना। तो हम पश्चिमी घाट के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए, पश्चिमी घाट से सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इससे पूरे पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट पर्वतमाला को किस नाम से? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और सह्याद्री कितने भागों में है? 3 भागों में है। यह उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, हम तीनों के बारे में बात करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका विस्तार अगर बात करें तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार दमन से लेकर के, गुजरात में है दमन दीव, और दमन दीव से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। किसका विस्तार है? पश्चिमी घाट पर्वत का कहाँ तक विस्तार है? दमन से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है ना। यानी कन्याकुमारी से लेकर के दमन तक इसका विस्तार है, यानी फैला हुआ है। और अगर दिशा पूछा जाए तो कैसे भागों में? पूर्व पश्चिम में नहीं, पूर्व पश्चिम में नहीं फैला हुआ, बल्कि उत्तर दक्षिण में। दिशा कभी पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट पर्वत का जो दिशा है वो कैसी है। आपसे पास ऑप्शन रहेगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना। तो आपका आंसर होना चाहिए कि उत्तर से लेकर के दक्षिण में इसका विस्तार है ना। तो उम्मीद है आप भी समझ पाए होंगे। तो यहाँ तक बता दिए कि इसका विस्तार दमन से लेकर के कन्याकुमारी तक, है ना, इसका विस्तार है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि यह यह जो पर्वतमाला है, सह्याद्री पश्चिमी घाट पर्वतमाला, निरंतर पर्वतमाला है, यानी इस पर्वतमाला में कोई काट छाट नहीं है, निरंतर पर्वतमाला है। जबकि पूर्वी घाट पर्वतमाला में कई जगह कटे छटे हुए हैं, है ना। पूर्वी घाट की अपेक्षा यह अधिक तीव्र होती है। क्या होती है? अधिक तीव्र होती है। इसी कारण क्या होता है, यहाँ पे जल जो गिराती है नर्मदा नदी एवं ताप्ती नदी, वह क्या डेल्टा एवं मोहाना का निर्माण न करके एस्चुअरी का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एस्चुअरी का निर्माण करते हैं, क्योंकि यह बहुत ही तीव्र ढाल से होकर के अरब सागर में गिरती है। तो एस्चुअरी का निर्माण करने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो भारत में एस्चुअरी का निर्माण करने वाली 2 नदी हैं। कौन? नर्मदा एवं ताप्ती, जो डेल्टा ना बना करके एस्चुअरी का निर्माण करती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एस्चुअरी का निर्माण करने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो उसका नाम आता है नर्मदा एवं ताप्ती। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली भारत की कितनी नदियाँ हैं। तो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली भारत की 3 नदियाँ हैं। पहला तो हो जाएगा नर्मदा नदी, दूसरा हो जाएगा ताप्ती नदी, तीसरा होता है छोटा नागपुर का पठार में है दामोदर नदी। छोटा नागपुर का पठार इधर है ना, यह रहा छोटा नागपुर पठार, और यह छोटा नागपुर पठार से निकल करके यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन? छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली कौन है? दामोदर नदी। यानी भ्रंश घाटी में 3 नदियाँ प्रवाहित होती है। कौन कौन? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी। तो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली 3 नदियाँ हैं। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी ढाल पर्वतमाला को दक्षिण भारत का जल विभाजक भी कहा जाता है। पश्चिमी ढाल पर्वतमाला को दक्षिण भारत का जल विभाजक कहा जाता है। क्यों जल विभाजक कहा जाता है? कि इन क्षेत्रों में वर्षा होती है, घनघोर वर्षा होती है। सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, और इन क्षेत्रों में क्या होता है? घनघोर वर्षा होती है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के आंतरिक क्षेत्रों में वृष्टिचायक क्षेत्र बन जाता है। इन हिस्सों में बारिश नहीं हो पाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि पश्चिमी ढाल पर्वतमाला को दक्षिण भारत का जल विभाजक कहा जाता है। कैसा कहा जाता है? जल विभाजक कहा जाता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि धरातलीय संरचना एवं विविधता के आधार पर पश्चिमी घाट पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया? तो मैंने बताया पश्चिमी घाट पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री।
उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो बात करते हैं उत्तरी सह्याद्री के बारे में। तो उत्तरी सह्याद्री में क्या होता है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, दमन से लेकर के गोवा तक है। इसका विस्तार दमन से लेकर के गोवा तक है ना, दमन से लेकर के गोवा तक है। और गोवा कैसा राज्य है, गोवा सबसे छोटा राज्य है। कैसा, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। तो गोवा कैसा है, सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है, जो समुद्र तट पर फैला हुआ है। तो इसका विस्तार कहाँ है, उत्तरी सह्याद्री का दमन से लेकर के गोवा तक है। यानी इसका विस्तार ताप्ती नदी से घाटी से लेकर के मालप्रभा नदी है एक, है ना, मालप्रभा घाटी तक इसका विस्तार है। किसका, उत्तरी सह्याद्री का। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इस भाग की सर्वोच्च चोटी कौन है, कलसुबाई चोटी। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी कौन है, तो कलसुबाई जो है वो सर्वोच्च चोटी है। किसका है, उत्तरी सह्याद्री का। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इस भाग की सर्वोच्च चोटी जो कलसुबाई है, इसका ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई है 1646। इसका ऊंचाई है 1646। जबकि सतपुड़ा पर्वत सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ी का ऊंचाई बताया था कितना, 1350। और 1036 किसका बताए थे, 1036 बताए थे अमरकंटक चोटी की, है ना, अमरकंटक चोटी की बताए थे 1036। जबकि धूपगढ़ की ऊंचाई बताए थे 1350 मीटर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर बात करते हैं, तो उत्तरी सह्याद्री से ही क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी सह्याद्री में 2 दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं, उत्तरी सह्याद्री में 2 दर्रे हैं। कौन कौन, तो पहला आता है थालघाट दर्रा, पहला आता है थालघाट दर्रा और दूसरा आता है भोरघाट दर्रा। थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। तो उत्तरी सह्याद्री से इतना क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं मध्य सह्याद्री के बारे में। किसके बारे में, मध्य सह्याद्री के बारे में। तो मध्य सह्याद्री से ज़्यादा नहीं 2-3 पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका विस्तार मालप्रभा नदी से लेकर के, मालप्रभा नदी घाटी से लेकर के पालघाट दर्रे तक है। पालघाट दर्रे, अभी मैं जो बताया मैं, पालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा ये उत्तरी सह्याद्री में है। लेकिन पालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, ये पालघाट जो दर्रा है यह दक्षिणी सह्याद्री में आता है। लेकिन थालघाट और भोलघाट, यही तो भोरघाट, यही तो क्वेश्चन फंसाता है। कभी कभी आप ऑप्शन में दिया रहेगा पालघाट, तो यह दिया रहेगा किस सह्याद्री में है, तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें है थालघाट और भोरघाट। जबकि पालघाट दर्रा कहाँ है, यह दक्षिणी सह्याद्री में है। तो थालघाट दर्रा कहाँ से कहाँ तक है, तो यह मुंबई से लेकर के कहाँ जाता है मार्ग, थालघाट दर्रा मुंबई से लेकर के नासिक तक, और नासिक होते हुए कलकत्ता चला जाता है ना। तो मुंबई से नासिक जोड़ने वाली मार्ग कौन सा है, तो थालघाट दर्रा। यानी मुंबई से कोलकाता को जोड़ने वाली मार्ग कौन सा है, कौन सा दर्रा होकर जाता है, तो थालघाट दर्रा। जबकि पालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा जो है यह मुंबई से पूना मार्ग को जाता है। यह महाराष्ट्र में ही है, यह मुंबई से पूना मार्ग को जाता है। जबकि पालघाट दर्रा केरल से तमिलनाडु जाने के लिए रास्ता बनता है। दर्रे से, इसी पालघाट दर्रे से जाया जाता है। तो उम्मीद है पालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा और थालघाट दर्रा समझ पाए होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ मध्य सह्याद्री के बारे में। तो मध्य सह्याद्री का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो मध्य सह्याद्री का विस्तार मालप्रभा नदी घाटी से लेकर के पालघाट दर्रे तक है। मालप्रभा नदी घाटी से लेकर के पालघाट दर्रा है, जो कहाँ है, केरल में है ना, पालघाट दर्रा केरल में है। फिर बात करते हैं, यह तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी का उद्गम स्थल मध्य सह्याद्री में ही है। किसमें है, तुंगभद्रा नदी है और कावेरी नदी, जो किस में बहता है, कर्नाटक में मुख्य रूप से बहता है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो यह भी मध्य सह्याद्री में ही इनका उद्गम स्थल है ना। तो इन कहाँ से निकलती है, तुंगभद्रा नदी और कावेरी नदी, तो यह मध्य सह्याद्री से होकर के निकलती है। फिर पूछा जाता है कि इस भाग की सबसे प्रमुख चोटी कौन से है। तो मैंने बताया था कि उत्तरी सह्याद्री का सबसे प्रमुख चोटी थी, सर्वोच्च चोटी थी कलसुबाई। कलसुबाई किसकी थी, उत्तरी सह्याद्री की। लेकिन मध्य सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी अगर बात करें, तो मध्य सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है कौन, पुष्पगिरी। पुष्पगिरी चोटी है ना, किसकी सर्वोच्च चोटी है, तो मध्य सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है पुष्पगिरी।
एवं कुद्रेमुख चोटी, कभी कभी कुद्रेमुख चोटी का भी नाम आता है। तो कुद्रेमुख का चोटी भी जो है कर्नाटक में ही है और यह मध्य सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दक्षिणी सह्याद्री। तो दक्षिणी सह्याद्री में अगर बात करें तो यह रहा दक्षिणी सह्याद्री। तो दक्षिणी सह्याद्री में क्या है, इस भाग का विस्तार पालघाट दर्रे से लेकर के कन्याकुमारी तक है। पालघाट दर्रे से लेकर के कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक विस्तार है किसका, दक्षिणी सह्याद्री का, है ना। और इस भाग की सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणी कौन है, अन्नामलाई। अन्नामलाई ये देख रहे हैं, है ना, ये अन्नामलाई है। और इस भाग का दक्षिणी भाग का सर्वोच्च चोटी कौन है, अन्नामलाई, है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणी भारत का सब सर्वोच्च चोटी कौन है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अन्नामलाई। कौन है, अन्नामलाई। और दूसरी सर्वोच्च चोटी है कौन, दोदा बेटा, जो किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। अन्नामलाई दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी या दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी बोल सकते हैं, और दोदा बेटा दूसरी सर्वोच्च चोटी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस भाग की प्रमुख चोटी अन्नामलाई, जिसकी सर्वोच्च चोटी कितना है, अनाईमुड़ी। सर्वोच्च चोटी अन्नामलाई पर्वत पर है, इसकी सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। और इसका ऊंचाई कभी कभी पूछा जाता है कि उसका ऊंचाई कितना है, तो 2695 मीटर। 2695 मीटर किसका ऊंचाई है, अनाईमुड़ी का, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दक्षिण भारत सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुड़ी, लेकिन दक्षिण भारत सबसे ऊंचा पर्वत अन्नामलाई, है ना। अगर पर्वत पूछे तो आंसर दूसरा हो जाएगा, लेकिन पर्वत चोटी पूछे तो आंसर अन्नाईमुड़ी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और अन्नाईमुड़ी पर्वत के उत्तर पूर्व में क्या है, पालनी पर्वत है। क्या है, अन्नाईमुड़ी के उत्तर पूर्व में क्या है, पालनी पर्वत है। दक्षिण में क्या है, इलायची पर्वत है। इसको दक्षिण में यहाँ पे इलायची पर्वत है, जिसको कार्डामम पर्वत या कार्डामम हिल के नाम से भी जाना जाता है। किसके में है, अन्नाईमुलाई पर्वत के उत्तर पूर्व में क्या है, पालनी पर्वत है। और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में इलायची पर्वत या कार्डामम पर्वत बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इलायची पर्वत कहाँ पे है और पालनी पर्वत कहाँ है, कार्डामम पर्वत। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पर्वत इलायची पर्वत है। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पर्वत कौन है, इलायची पर्वत है। कौन है, इलायची पर्वत ये है। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट को मिलाने वाली पर्वत है। कौन है, नीलगिरी पर्वत क्या है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट। ये पूर्वी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को मिलाने वाली स्थान कौन है, नीलगिरी। नीलगिरी पर ही दोनों आकर के मिलते हैं। तो मिलाने का काम कौन किया, यह किया नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत कैसा है, एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नीलगिरी पर्वत कैसा है, एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और यह मैंने बताया कि नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है, दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई कितना है, दोदा बेटा की ऊंचाई है 2637 मीटर। 2637 मीटर किसका ऊंचाई है, दोदा बेटा की, जो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। तो यह मैंने बता दिया उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा कर दिया। फिर मैंने बताया इसमें दक्षिणी सह्याद्री में 2 दर्रे हैं और मध्य सह्याद्री में एक भी दर्रे नहीं थे, लेकिन उत्तरी सह्याद्री में मैं बताया था कि दो दर्रे हैं। कौन कौन, भोरघाट दर्रा और थालघाट दर्रा। लेकिन जब पालघाट दर्रा है कहाँ पे है, ये दक्षिणी सह्याद्री में ही 2 दर्रा हैं। दक्षिणी सह्याद्री में कौन दर्रा है, पालघाट दर्रा और सिनकोट दर्रा, सिनकोट। फिर क्वेश्चन बनता है कोडाई कनाल। कोडाई कनाल किस पर्वत में है, तो कोडाई कनाल पर पालनी पर्वत में है। किस में, पालनी पर्वत में कोडाई कनाल है। जबकि सिनकोट दर्रा जो है किसमें है, इलायची पर्वत में है। फिर यहाँ से बनता है कि ऊटी या उटक मंडल किस पर्वत में स्थित है, तो ऊटी भी तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में ही स्थित है, ऊटी या उटक मंडल। तो यह दक्षिणी पर्वत से इतना दक्षिणी सह्याद्री से क्वेश्चन बनता है। तो फिर मैं बात करूँगा इसके बारे में नेक्स्ट में कि पूर्वी घाटमाला, पूर्वी घाट पर्वतमाला के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर रहे हैं। पूर्वी घाटमाला पर्वतमाला है क्या, तो यह पर्वतमाला मुख्य रूप से क्या है, पूर्वी घाट पर्वतमाला मुख्य रूप से निरंतर सतत एवं पर्वतमाला नहीं है। जैसे पश्चिमी घाट पर्वतमाला क्या था, कहीं जगह कटा छटा नहीं था, लेकिन यहाँ पे यह कहीं जगह जगह कटा छटा है। पूर्वी घाट पर्वतमाला निरंतर
पर्वतमाला नहीं है, क्योंकि इसका पश्चिमी घाट पर्वतमाला में पूर्वी ढाल से निकलने वाली नदियाँ क्या करती थी, काट छाट दिया गया है। क्या करता है, पश्चिमी घाट से पर्वतमाला से निकलने वाली पूर्वी ढाल की ओर जो नदियाँ बहती हैं उनके द्वारा क्या किया गया है, काट छाट दिया गया है जगह जगह, इसलिए यह सतत पर्वतमाला नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है पूर्वी घाट पर्वतमाला से कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी इसकी ऊंचाई कितना है, 1501 मीटर, यानी महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर, जो कहाँ है, यह महेंद्रगिरी उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। कहाँ है, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है कौन, महेंद्रगिरी। तो यहाँ से यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेकर के आएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर आप लोग इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आ पाया होगा, कुछ क्वेश्चन अगर रह गया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ क्वेरी बच गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए रहने देते इसमें इतना ही।